मैं जीवन भर वही फ्लैट में रहा, बिल्डिंग में रहा, वही ऑटो टेम्पो बस में बैठा रहा, वही खाना खाया, वही सड़क पे घूमता रहा, मैं इस दुनिया के सौंदर्य को ही नहीं देख पाया, तो क्या अर्थ है? किसी भी कविता को शिक्षक के प्रतिभा और आपकी प्रतिभा से नहीं, कवि की कृपा से समझा जा सकता है, क्योंकि कवि से उत्तम उस कविता को कोई नहीं जानता। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से सुनी। रेगिस्तान में एक व्यक्ति प्यास से व्याकुल, उसे पानी नहीं मिल रहा था, प्यास से व्याकुल था, यार कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए, रास्ता भटक गया था। दूर उसे एक घर दिखाई दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की काफी कमाल की कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना। जी हाँ, इसी तरीके से एनसीईआरटी चैप्टर पीडीएफ्स को खोल खोल के एक एक पेज को पकड़ के जूम कर करके हम इस तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। छोटी सी कविता है और इसके लिए बेस्ट यही है कि अगर आप टेक्स्ट बुक और पेंसिल साथ लेकर के बैठे और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर ले तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप जरूर ये कविता समझ जाएंगे। पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस, इसे हम समझने जा रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी अपने आप में हिंदी के बड़े विख्यात लेखक है। अगर आप YouTube पे सर्च करें तो अभी भी इनका बहुत पुराना इंटरव्यू आपको मिल सकता है। खैर, मैं आपको पोएम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, छोटी सी पोएम है तो मैं टू द पॉइंट फटाफट आपको बताता हूं। ये जो पोएम है ये पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में जो सौंदर्य है उसका वर्णन कर रही है कि वर्षा ऋतु में पहाड़ों के ऊपर, देखिए पहाड़ों पे ऐसे भी लोग हिल स्टेशन वगैरह पे घूमने जाते हैं। घूमने जाने का विषय अलग है, पहाड़ों से आध्यात्म की भी एक अजीब सी गंध आती है। मतलब आध्यात्म के लिए देखा जाए, हिमालय हो गए, बड़े बड़े सिद्ध योगी वहां हुए हैं, या आप देखिए पहाड़ सुंदर भी बहुत होते हैं क्योंकि वहां प्रकृति अपनी चरम सीमा पर होती है। ऐसे जमीन पर, भूतल पे, पहाड़ पे नहीं, नॉर्मल प्लेन लैंड पे तो हम लोग वही गाड़ी देखते हैं, पोल्यूशन, लेकिन पहाड़ों के ऊपर पानी होते हैं, झरने होते हैं, वहां शुद्ध हवा होती है क्योंकि पहाड़ ऊंचे भी होते हैं ना थोड़े, तो ऊंचाई पे हवा थोड़ी शुद्ध होती है, प्रदूषण कम होता है। तो पहाड़ ना बहुत ब्यूटीफुल है। सो द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों के सौंदर्य का अद्भुत वर्णन जो है ये कौन करता है? सुमित्रा नंदन पंत जी अपनी इस कविता पर्वत प्रदेश में पावस के माध्यम से कर रहे हैं। देखिए, पर्वत प्रदेश में पावस, कविता के टाइटल से ही आप समझिए, पर्वत प्रदेश, पहाड़ी इलाके। यहां पंत जी हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। हिमालय में पावस यानी कि बारिश के मौसम में पर्वत प्रदेश, पहाड़ी इलाके या हिमालय कितना सुंदर दिखता है। जीवन में मैं जीवन भर वही फ्लैट में रहा, बिल्डिंग में रहा, वही ऑटो टेम्पो बस में बैठा रहा, वही खाना खाया, वही सड़क पे घूमता रहा, मैं इस दुनिया के सौंदर्य को ही नहीं देख पाया, तो क्या अर्थ है? कभी ना कभी तो मैं दुनिया के सौंदर्य को देखूं। अरे पहाड़ों पे उगने वाले वो फूल जो मैं ऐसे प्राकृतिक जगत में अक्सर नहीं देख पाता, उन फूलों को देखूं, उनकी गंध को सुनूं, वो प्रकृति को देखूं कि धरती मैया कितनी सुंदर है, कि मतलब ये प्रकृति कितनी सुंदर है, ये कितनी निराली है, और साथ ही साथ ये प्रकृति कितनी अनप्रेडिक्टेबल भी है, वो आगे आपको बताएंगे। पर्वत प्रदेश में पावस, है ना, पल पल बदलता प्रकृति, यानी कि पल पल में कैसे लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। ये पोएम जो है ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि ब्यूटी कैसे होती है माउंटेन्स के ऊपर, सुंदरता पहाड़ों के ऊपर। ये पोएम जीवन के बारे में है कि जीवन सुंदर है किंतु सदा रहने वाला नहीं है। आज सुख है तो कल दुख आएगा, दुख है तो परसों सुख आएगा। आज आप खुश हैं, जिस क्षण तुम उत्तेजित हो रहे हो कोई शोक में है, जिस क्षण कोई शोक में है कोई आनंदित है। कभी कोई सुखी है, कोई लालच में आ रहा है, कोई दुखी है, कोई भोग भोग रहा है, कोई भगवतानंद में है, मस्त है। खैर, ये पोएम का गुड मीनिंग है। एक्चुअली ऊपर ऊपर से अगर आप सिर्फ देखें तो पोएम सिर्फ पहाड़ों के बारे में बात करती है, उसके सौंदर्य के बारे में। पंत जी की रचना ऐसी है कि, और मैं भी चाहूंगा कि इन्होंने जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आपको पढ़ाऊं, क्योंकि पंत जी इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि इनकी कविता अगर आप एक बार पढ़ ले तो आप अपनी सारी दीवारों, कमरे, आप जहां भी बैठे हो उन दीवारों को तोड़कर साक्षात मानो आप पहाड़ों के समक्ष हो और वो सौंदर्य आपके सामने है। तो अगर उसी भाव से और उसी तरीके से इस कविता को पढ़ाया जाए तभी ये पंत जी और उनकी रचना का सम्मान है। मैं हमेशा कहता हूं, किसी भी कविता को शिक्षक के प्रतिभा और आपकी प्रतिभा से नहीं, कवि की कृपा से समझा जा सकता है, क्योंकि कवि से उत्तम उस कविता को कोई नहीं जानता। तो चलिए फिर मैं अब आपको डायरेक्ट पोएम पे लेके आता हूं। पर्वत प्रदेश में पावस।
पोएम ऐसे तो आपको लगेगा कि सर ये तो 2 पेज की पोएम लग रही है हमको। हाँ, 2 पेज की ही पोएम है, लेकिन आपको काफी मजा आएगा इस पोएम को पढ़ते हुए। बाकी चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना इनकी वजह से, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। पर्वत प्रदेश में पावस यानी कि बारिश, पर्वत प्रदेश, पहाड़ी इलाके, पावस यानी कि मेरे पास यहाँ एक मार्कर भी है जिससे मैं इंपॉर्टेंट चीजें लिखता रहूंगा, ठीक है। पर्वत प्रदेश में पावस के बारे में यहां पर बात हो रही है। पर्वत प्रदेश, पहाड़ी इलाके, पावस यानी कि वर्षा ऋतु के बारे में बात हो रही है। किसके? वर्षा ऋतु, रेनी सीजन के बारे में बात हो रही है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। अब पोएम स्टार्ट हो रही है कि वो आपको कॉन्टेक्स्ट बताते हैं। पावस ऋतु थी कि पावस ऋतु थी, बारिश का मौसम था। कहां पर? पर्वत प्रदेश में यानी कि पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। बारिश का मौसम था, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश की बारिश के मौसम में अगर आप पहाड़ों पे जाएंगे, गर्मी सर्दी तो अलग बात है, बारिश में अगर आप पहाड़ पे जाएंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, सिर्फ हे हा करने और चिप्स का पैकेट खाने जा रहे हैं तो अलग बात है, पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी जल्दी जल्दी प्रकृति बदल रही है। पहाड़ ऊंचाई पर होते हैं तो वहां बादल काफी सारे होते हैं, एकदम से बादल आए, एकदम से आसमान साफ हो गया। अभी आसमान भरा हुआ था थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर में आसमान साफ हो गया। और कभी एकदम से तेज बारिश होने लगी, कभी बिजली दमकने लगी, कभी अच्छी अच्छी हवाएं चलने लगी, कभी फूल नए नए दिखने लगे। मतलब ये ना समझाने वाला विषय नहीं, ये हृदय से अनुभूति करने वाला विषय है कि एकदम से आपको अलग अलग चीजें अनुभव होने पड़ती है। मैंने कुछ पॉइंटर्स एक नोटबुक में लिखे हैं ताकि उससे भी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। कभी बारिश, कभी एकदम से कोहरा आ जाएगा, कभी धूप हो जाएगी, धूप भी आएगी, है ना, कभी तेज हवाएं बहने लगेंगी, कभी तेज बारिश, कभी बिजली। तो ये पल पल में परिवर्तन आता है कि जैसे बादल आया तो छाव, फिर बादल चली गई, फिर धूप, कभी कोहरा एकदम से छा जाएगा। पहाड़ों के ऊपर पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश पल पल में बदल रहा है। इससे जीवन का आप एक गूढ़ रहस्य सीख सकते हैं कि जीवन भी परिवर्तनशील है। आज बड़ा सुंदर दिख रहा है लेकिन अगले ही पल बदल जाएगा। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं जो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से सुनी है। रेगिस्तान में एक व्यक्ति प्यास से व्याकुल, उसे पानी नहीं मिल रहा था, प्यास से व्याकुल था, यार कहीं से थोड़ा पानी मिल जाए, रास्ता भटक गया था। दूर उसे एक घर दिखाई दिया, ऐसे घर दिखाई दिया, 1 मंजिल का छोटा सा घर था। वो बड़ा खुश हुआ, जैसे तैसे घर पे पहुंचा, उसने आवाज लगाई तो 1 मंजिल का घर था तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर से किसी ने खिड़की खोली और बोला, अरे भाई साहब क्या हुआ आप इस हालत में? उसने बोला, क्या मुझे 1 गिलास पानी मिल सकता है पीने के लिए? उसने बोला, अभी लाता हूं, और खिड़की बंद कर दी। अब ये जो व्यक्ति था जो प्यास से व्याकुल था, उसने बोला ये तो भगवान है, बताओ इस बीच रेगिस्तान में प्यासे को पानी पिलाने के लिए, ये तो साक्षात भगवान ही है। अब वो ऐसा बोलता रहा, भगवान है, भगवान ने 2 मिनट हुए, 4 मिनट, 10 मिनट हो गए। अब उसको लगा कि बोलो पानी लाने में इतना समय, प्यासे के साथ ये व्यंग कर रहा है, प्यासे के साथ ऐसा कर रहा है, शैतान है, भगवान नहीं शैतान है। फिर इतनी देर में, थोड़ी देर में अपने आप वो खिड़की खुली तो व्यक्ति बोला, क्षमा कीजिएगा भाई साहब, मैं सोचा आप तो बड़े इस हालत में है, केवल पानी से काम नहीं चलेगा, मैं मिठाई और कुछ भोजन की चीज ढूंढ रहा था, अभी लेके आता हूं। तुरंत फिर बदल गया, भगवान है। मन की स्थिति बदलती रहती है, जीवन की स्थिति बदलती रहती है। जो आज उत्तम दिख रहा है, आपको लग रहा है इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, अगले पल आपको लगेगा ये तो खराब है। तो ये कविता एक गूढ़ रहस्य भी बताती है कि जीवन परिवर्तनशील है, जीवन पल पल बदलता है। खैर, यहां पे आपको क्या समझना है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश की, पल पल में प्रकृति का वेश बदल रहा है। मेघलाकार पर्वत अपार, मेघलाकार पर्वत अपार, मेघलाकार का मतलब होता है करधनी के आकार का। यहां क्या लिख सकते हैं आप? करधनी के आकार का। करधनी आकार में केवल लिख रहा हूं, आप लिख देना करधनी के आकार का। करधनी कमल में माफ कीजिए, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। तो मतलब जैसे यहां ना पहाड़ के आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। पहाड़ के किसके बारे में बात हो रही है? आउटर स्ट्रक्चर की। जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ ना, अब ये तो मैंने ड्राइंग बना दी, एकदम परफेक्ट कोन बनाया, लेकिन पहाड़ ऐसा नहीं होता है। अगर आप कभी पहाड़ देखेंगे तो पहाड़ क्या होता है, उसमें ना उबड़ खाबड़ होता है। कैसा होता है?
मतलब दूर से देखने में तो आपको कोन जैसा ही दिखेगा, पर कोई शिखर ऊंची होती है, उसी पहाड़ में कोई शिखर कम ऊंची होती है, और पहाड़ उबड़ खाबड़ होता है। एकदम ऐसा प्लेन रास्ता थोड़ी है कि बस रस्सी बांध दो और चढ़ते गए, कहीं बड़ा पत्थर है, कहीं छोटा पत्थर है, कहीं पहाड़ की जमीन घिसक के अंदर चली गई है, कहीं पहाड़ में बीच में कहीं कोई गुफा है। तो पहाड़ ना उबड़ खाबड़ आकार का है। तो पहाड़ का जो आउटर स्ट्रक्चर है, इसकी तुलना की गई है कमर में पहने जाने वाले आभूषण से, कि मान लो कि ये, अरे जैसे किसी ने WWE देखा हो तो जैसे एक बेल्ट पहन दी जाती है, तो ऐसे बेल्ट, जैसे हम लोग जो बेल्ट पहनते हैं वो तो प्लेन होती है, सिंपल होती है ना, मैंने अभी बेल्ट पहनी नहीं है, पर बेल्ट सिंपल होती है। बट यहाँ नहीं, यहाँ पे करधनी, जैसे गोल्ड की ज्वेलरी, उसका डिजाइन होता है, जैसे गले में पहनने वाला कोई हार है, मान लीजिए किसी देवी जी का गले का हार है, तो हार जो है, माफ कीजिए मुझे ड्राइंग बनाने नहीं आ रही, बट मानो हार थोड़ा ऐसा होगा, बीच में पेंडेंट होगा, यहाँ कुछ मोती होगा, तो जैसे हार क्या, अब कोई ऐसा हार थोड़ी पहनता है, ये क्या है, ये तो लकड़ी लग रहा है वी शेप का, तो थोड़ा डिजाइन उबड़ खाबड़ होता है ना। तो करधनी, आप इतना ही समझिए, करधनी के आकार के जो पर्वत हैं, पर्वत का यानी कि आउटर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मेखलाकार पर्वत अपार, है ना, अपने सहस्र दिग्र सुमन फाड़। यहाँ पे क्या है, बारिश का मौसम है, तो पहाड़ पे हरियाली हरियाली है, पहाड़ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल, थोड़े से लेवेंडर कलर के, है ना, हल्की नीलिमा, हल्का पीलापन, हरे रंग के, लाल रंग के, पिंकिश रंग के, श्वेत रंग के, सफेद रंग के, अलग अलग फूल है। अगर आप पर्वत को दूर से देखोगे तो हजारों फूल उस पर्वत पे फैले हुए हैं। दूर से देखना, एक विशाल काय पर्वत है आपके सामने, यहाँ थोड़े से फूल, वहां थोड़े से फूल, यहाँ नीचे भी फूल है, अरे उस पेड़ पे भी फूल है, लाल पीले छोटे बड़े मझले कद के, हर तरीके के फूल आपको पर्वत के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो कवि यहां पे कहता है सहस्र दिग्र सुमन फाड़, ठीक है, सहस्र यानी कि हजारों, दृग, दृग और सुमन फाड़ यानी कि एक तरीके से पुष्प रूपी आंखों से, दृग सुमन फाड़, सुमन का मतलब फूल होता है, दृग यानी कि आंखें आप कह सकते हैं। पूरा मतलब इसका यह है कि अपने सहस्र, क्योंकि पहाड़ पे बड़ा पहाड़ है, दूर से देखोगे तो पहाड़ पे हजारों फूल खिले हुए हैं, तो इस फूल को पहाड़ की आंख बताया गया है। हम सबकी दो ही आंखें हैं, लेकिन पहाड़ पे क्या दो ही फूल है, पहाड़ पे हजारों फूल है, तो फूल को आंख माना गया, तो पहाड़ की हजारों आंखें हैं। तो पहाड़ अपने सहस्र दिग्र सुमन फाड़, अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों को खोल करके पहाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। अवलोक रहा है, अवलोक रहा है का मतलब होता है देखना। अब इतनी सारी नेत्र है तो कुछ तो काम करेगा, तो अपने इतने सारे नेत्रों से पहाड़ क्या कर रहा है, अपने इतने सारे नेत्रों से पहाड़ अवलोक रहा है बार बार, देख रहा है बार बार। क्या देख रहा है, नीचे जल में निज महाकार। यहां महाकार का अर्थ होता है विशाल आकार। महाकार का क्या अर्थ होता है, विशाल आकार, ठीक है। देखिए अब पहाड़ बहुत बड़ा है, इसलिए आप दूर से देख रहे हो तो पूरे पहाड़ पे हजारों फूल है, हर फूल को आंखें माना गया है, तो हजारों आंखें से पहाड़ देख रहा है बार बार। क्या देख रहा है, अपने आप को देख रहा है। सर मैं पहाड़ को देख सकता हूं, पहाड़ खुद को कैसे देख सकता है, जैसे शीशे में हम अपने चेहरे को देखते हैं, तो क्या पहाड़ को कोई शीशा दिखा रहा है, नहीं, उस पहाड़ के नीचे एक बड़ा सा तालाब है, तो पानी में तो अपना प्रतिबिंब दिखता ही है, तो पहाड़ ना अपनी हजारों आंखों से मानो बार बार अपने सुंदर रूप को बार बार, वो उस नीचे जो तालाब है, आगे आप पढ़ोगे, उसकी तुलना दर्पण से, आईने से की गई है। नीचे जैसे फूलों की तुलना आंखों से की गई है, वैसे तालाब की तुलना दर्पण से की गई है। तो पहाड़ अपनी हजारों आंखों से नीचे जो दर्पण है उसमें अपने आप को ही देख रहा है। जिसके चरण नीचे जल में महाकार, अपने आप का क्या देख रहा है, विशाल आकार। की पहाड़ अपना विशाल आकार अपनी हजारों आंखों से देख रहा है और खुश हो रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला विशाल, जिसके चरणों में पलाताल, अब वो अपने आप को कहां देख रहा है, तो उसके चरणों में, यानी कि पहाड़ जो है उसके नीचे तालाब है, ठीक है। जैसे कि यहां पे अगर मुझे व्हाइट कलर मिले, हाँ, जैसे ये पहाड़ है, तो ऐसे पहाड़ तो उबड़ खाबड़ होगा, करधनी के आकार है, तो पहाड़ के ही नीचे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो पहाड़ के नीचे तालाब है, ठीक है। ये प्रॉपर ब्लू मुझे नहीं मिला है तो माफ कीजिएगा, मान लीजिए ये ब्लू ले लेता हूं, तो पहाड़ के नीचे तालाब है। अब इसी में वो अपने आप को हजारों पुष्प रूपी आंखों से देख रहा है। इसकी तुलना किससे की गई है, शीशे से की गई है या दर्पण से की गई है। खैर अब मेन बात यह है, जिसके चरणों में पलाताल की,
इस पहाड़ के चरणों में यानी कि पहाड़ के नीचे ही ये ताल, ताल का अर्थ है तालाब, ताल का अर्थ क्या है तालाब, ये तालाब पहाड़ के चरणों में ही पला है। क्यों ऐसा कहा जाता है? तालाब को क्या पहाड़ ने पाला है? हाँ देखो, पहाड़ से जो जल आता है, जो जल पहाड़ से ही, कई नदियां भी आती हैं, पहाड़ से झरने ही गिरते हैं, तो पहाड़ के जो झरने हैं वो इसी तालाब में गिर रहे हैं। तो पहाड़ से जो पानी आ रहा है वही पानी इस तालाब में भरा हुआ है। तो एक तरीके से इस तालाब का पालन पोषण करने वाला ये पहाड़ ही है। इसलिए यहां कहा गया है कि जिसके चरणों में पला ताल, कि तालाब इन्हीं के चरणों में पला है। किसने पाला है तालाब को? पहाड़ ने। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल, छोटा मोटा ये तो दूर से देखने में, पास से जाओगे तो ये पहाड़ भी बहुत बड़ा है और ये तालाब भी बहुत बड़ा है, दर्पण सा फैला है विशाल, है ना। जिस पानी में पहाड़ अपने विशाल रूप को निहार रहा है वह उसी के नीचे पड़ी तालाब की पानी है। पहाड़ अपने आप को कहां निहार रहा है? पहाड़ अपने आप को उसी के पांव के नीचे, उसी के पानी से पले हुए तालाब में निहार रहा है। तालाब की तुलना दर्पण से की गई है और हजारों पुष्पों की तुलना नेत्रों से की गई है। हजारों नेत्रों से नीचे तालाब रूपी दर्पण में पहाड़ क्या देख रहा है? निज महाकार, अपने विशाल आकार को पहाड़ यहां पर देख रहा है। ठीक है, अब चलिए ये सब इरेज करके, आई होप आप ये सब समझ चुके हो। आप वीडियो पॉज कर करके कभी भी ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं रियली उम्मीद कर रहा हूँ, देखो मेरे वीडियोस की ड्यूरेशन कई बार थोड़ी बड़ी हो जाती है, बट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको पोयम अच्छे से समझ में आ रही होगी। गिरी का गौरव गाकर झरझर मोती की लड़ियों से सुंदर, है ना। यहां क्या कहा जा रहा है? गिरी का गौरव, यहां मुझे चलो ब्लैक ही देने दो। हाँ, गिरी का गौरव गाकर झरझर। देखो गिरी का गौरव, गिरी का मतलब होता है पहाड़ की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पहाड़ की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पहाड़ की बात हो रही है। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर। अब देखो पहले उन्होंने पहाड़ की बात की, यहाँ पे वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ पे वो झरनों के विषय में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? झरनों के विषय में बात कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि पहाड़ का गौरव गा कर, यानी कि पहाड़ की गौरव, पहाड़ की महिमा कौन बता रहा है? उस पहाड़ की झरने। झरने जब गिर रही हैं तो झरझर आवाज कर रही हैं, तो जो आवाज झरने कर रही हैं उससे कहा जा रहा है कि झरने पहाड़ का गौरव बता रही हैं। पहाड़ के गौरव का गुणगान झरझर की ध्वनि के साथ झरने कर रहे हैं, यानी कि वही जो मैंने आपको बताया कि पहाड़ का, अब वो आपको झरने के विषय में बता रहे हैं। पहाड़ के विषय में बता दिया उन्होंने कि लाखों फूलों यानी कि लाखों करोड़ों आंखों से वो नीचे दर्पण में अपने निज महाकार, अपने विशाल आकार को देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार। अब वो यहां आपको ये बता रहे हैं कि अब क्या है कि पहाड़ पे जो झरने हैं उन्हीं से तो पला है ताल। जो पहाड़ के झरने हैं वो जब गिर रहे हैं, तो जब झरना गिरता है तो झरने की एक आवाज आती है गिरने की, तो जो झरने की आवाज है वो बिल्कुल ऐसा है मानो वो जो झरना है वो इस पहाड़ की महिमा, इस पहाड़ के गौरव को गा रहा है। मद में नस नस उत्तेजित कर, मद में यानी कि मस्ती में, एक तरीके से ये जो है एकदम मस्ती में नस नस उत्तेजित कर, कि ये जो झरना गिर रहा है, जो झरने हैं ये एकदम मस्ती से झूमते हुए नस नस को उत्तेजित कर, कि कोई भी अगर इन्हें सुनेगा तो एकदम जोश से भर जाएगा झरनों की आवाज को सुन करके। झरने की आवाज काफी कामिंग और काफी एनर्जेटिक भी होती है, क्योंकि झरना हमेशा गिरता रहता है, गिरता रहता है। झरने में कभी धीमापन नहीं आता। अगर आप कभी कोई झरना देखेंगे तो गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, झर 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 झर। जैसे एक बाल्टी है, उसमें आपने टेप ऑन कर दिया है, वाटर टैप ऑन कर दिया है, पानी गिर रहा है। अब क्या होता है, कभी ना कभी बाल्टी भरती है, हम बंद कर देते हैं, लेकिन तालाब तो नहीं भरता, वो तो कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। अब मानो कोई नल है जिससे पानी गिरे ही जा रहा है, 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 तो नस नस उत्तेजित कर, एक्साइट करके। इसका कई लोग मतलब ये भी बताते हैं कि मन को शांत करके, क्योंकि झरने की आवाज़ बड़ी सूदिंग होती है। मेरे हिसाब से थोड़ा सटीक मीनिंग होता है कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, कि मद में, अपने मस्ती में नस नस को, यानी कि आप कह सकते हो कि नस नस उत्तेजित कर, यानी कि जो भी इनकी आवाज़ को सुनेगा वो एक्साइटेड हो जाएगा। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर।
मोती की लड़ियों से सुंदर क्यों कहा गया है? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जब पानी इतना साफ है और ऊंचाई से गिरता है झरने का पानी, तो एकदम प्योर वाइट कलर का दिखता है पानी, है ना। जैसे आप कभी क्या करना, एक जल पानी लेना और लाइट के, करना मत, पर जैसे लाइट के सामने पानी को उछालो तो कुछ सेकंड के लिए उसकी बूंदे एकदम मोती जैसी दिखती है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मानो ऐसे इसकी, यहाँ तो बूंदे नहीं है, यहाँ तो पूरी धारा ही है। तो गिरिवर के उर से मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। झरते का मतलब होता है यहाँ बहना। क्या होता है जब हम बात करते हैं झरते की, तो झरते का मतलब होता है बहना। बहना मतलब वो भैया बहना वाला नहीं कि सब तुम्हारी बहनें हैं तुम सबके भाई हो। बहना मतलब झरते हैं का मतलब, बहना मतलब पानी का बहना। झरते हैं झाग भरे निर्झर। हाँ, अब ये निर्झर शब्द जहां पे भी आया तो इसका मतलब झरनों की बात हो रही है, समझ जाना। निर्झर मतलब झरना। झरते हैं, पहले वो कहते हैं कि जो झरने गिर रहे हैं तो उनके गिरने से जो झरझर आवाज आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो झरने उस पहाड़ का गौरव गा रहे हैं। प्लस वो आपको बताते हैं झरने इतने सुंदर हैं, ऐसे व्हाइट श्वेत कलर के हैं कि ऐसा लग रहा है मानो मोती की सुंदर सुंदर लड़ियां गिर रही हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर, यानी कि बह रहे हैं ये झरने। जब झरने बह रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन में लिखा है ऐसा लगा है जैसे मोती की लड़ियां गिर रही हैं। गिरिवर के उर से उठ करके, गिरिवर राज के किशोरी मैया हमारी माँ, गिरिवर राज तो पहाड़ों के राजा है। खैर तुम याद ध्यान दो, गिरिवर यानी कि पहाड़ की बात हो रही है, ठीक है। गिरिवर यानी कि पहाड़। गिरिवर का अर्थ क्या होता है? गिरिवर का अर्थ होता है पहाड़। ये चीज याद रखना, निर्झर का मतलब कहीं पे भी झरनों या झरना है। गिरिवर के उर से उठ करके, उर का मतलब यहां पे होता है हृदय से उठ करके, कि पहाड़ के, अब पहाड़ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं, तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे ये पहाड़ के हृदय से ये पेड़ उड़ रहे हैं। मैं आपको रीजन बताता हूं कवि ने ऐसा क्यों कहा। पहाड़ पे फूल हैं, उनको आंखें बता दिया। नीचे जो तालाब पहाड़ के पानी से पड़ रहा है उसको दर्पण बता दिया। पहाड़ पे जो झरने हैं, जब वो झरने गिर रहे हैं तो उन झरनों के गिरने से जो आवाज आ रही है ऐसा बताया कि मानो ये झरने पहाड़ का गौरव गा रहे हैं, और ये झरने इतने सुंदर हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि मोती की लड़ियां सी गिर रही हैं। ये झरने ऐसे हैं नस नस उत्तेजित कर, कि इनकी आवाज सुन करके ऐसा लगता है कि व्यक्ति जोश में आ जाए, और एक है ना कि व्यक्ति का मन शांत हो जाए, क्योंकि इतनी सुंदर इतनी मधुर आवाज है। अब यहां पे आप ये समझिए, वो कह रहे हैं कि गिरिवर के उर से उठ करके, कि पहाड़ के, गिरिवर यानी कि पहाड़ के हृदय से पेड़ उड़ रहे हैं। तो हृदय यानी कि हार्ट से, पहाड़ के हृदय से ही पेड़ क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि आकांक्षाएं हृदय से जन्म लेती हैं। ये जो मुझे समझ में आया कि कोई भी इच्छा होती है तो हृदय में ही होती है। अगर आपकी बहुत इच्छा है कि यार मुझे सेना में अफसर बनना है, मुझे इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर बनना ही है, यार आर्मी में नेवी में बनना ही है, तो ये आप तो जब आप ये सोचते हो तो कुछ होता है ना हृदय में। या आपका जो भी सपना हो, पायलट बनने का, इंजीनियर बनने का, गूगल में काम करने का, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने का, ओपन एआई में काम करने का, तो जो भी जब आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते हो तो पहाड़ का सपना उसके पेड़ों को कहा गया है। पहाड़ की आकांक्षाएं पेड़ है, ठीक है, और पेड़ जो है आकाश को छूना चाहते हैं, इसलिए हृदय कहा गया है। गिरिवर के उर से उठ करके, पहाड़ के, गिरिवर यानी कि पहाड़, उर मैंने लिखा नहीं, उर यानी कि हृदय से उठ करके, पहाड़ के हृदय से उठ करके, उच्च कांक्षाओं से तरुवर। उच्च कांक्षाओं यानी कि पहाड़ से जो पेड़ उग रहे हैं, जो उन पेड़ों की उच्च आकांक्षा यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी इच्छा है। उनकी इच्छा क्या है? उच्च आकांक्षा क्या है उनकी? आकाश को छूने की। जो पेड़ है पहाड़ से, जो गिरिवर के उर से उठ करके, गिरिवर के पहाड़ की हृदय से उठ करके, उच्च कांक्षाओं से तरुवर, तरुवर मतलब पेड़। तो यहां वो ये कह रहे हैं कि पहाड़ के हृदय से ऊंचे ऊंचे पेड़ उग रहे हैं, जिनकी आशा, जिनकी आकांक्षा है ऊंचा उठने की। कि पेड़ ऐसे तो बहुत ऊंचे हैं पर वो और ऊंचा उठना चाहते हैं, वो आकाश को छूना चाहते हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। है झांक रहे नीरव नभ पर। ये सब मैं मिटा के आपको नीरव नभ समझाता हूँ, इजी है, बस फिर थोड़ा सा और 4 लाइनें मुश्किल से होंगी, फिर पोयम खत्म आपकी। काहे को परेशान होते हो? है झांक रहे नीरव नभ पर, ठीक है। नीरव नभ का मतलब होता है शांत आकाश। कहाँ गया नीरव नभ? हाँ, नीरव नभ का मतलब होता है शांत आकाश।
शांत आकाश पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष का मतलब होता है एकटक, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई बात नहीं। अनिमेष का मतलब होता है एकटक देखना, यानी कि एकाग्रता से देखना और कहीं नहीं देखना। जैसे विद्यार्थी के लक्षणों में से एक लक्षण है कि मतलब उसकी मतलब समझो बगुले की तरह उसकी नजर होनी चाहिए, एकटक। खैर, अनिमेष अटल, जो टल नहीं रहा, हिल नहीं रहा, इधर उधर एकटक देख रहा है, कुछ चिंता पर, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि चिंता में डूबे हुए। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं तो अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, पर राइटिंग की कोई मिस्टेक है तो समझ लेना थोड़ा, ठीक है। गिरिवर के उर से उठ करके, कि पहाड़ के हृदय से उठ करके जो ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हैं, ठीक है, जो पहाड़ के हृदय से जो बड़े बड़े पेड़ हैं, पहाड़ के, कवि को ऐसा लगता है कि पहाड़ के हृदय से बड़े बड़े पेड़ जो उग रहे हैं वो पहाड़ की आकांक्षा को दर्शाते हैं। पेड़ों की आकांक्षा क्या है? पहाड़ पेड़ की आकांक्षा एक ही है, उनकी आकांक्षा क्या है? आसमान को छूना। गिरिवर के उर से उठ करके, कि पहाड़ के हृदय से विशाल पेड़ उठ रहे हैं, पहाड़ की आकांक्षा नहीं, क्षमा कीजिएगा, पेड़ की आकांक्षा ही लिखिए, कि पहाड़ के हृदय से बड़े बड़े पेड़ उग रहे हैं जिनकी आकांक्षा, उच्च आकांक्षा, बड़ी ऊंची इच्छा है, जिनकी आकांक्षा है और ऊंचा उठने की, आकाश को छूने की। और वही पेड़ है झांक रहे नीरव नभ पर। जैसे पहाड़ अपने करोड़ों सहस्र दिग्र सुमन फाड़, अपनी हजारों फूलों से, फूल रूपी आंखों से पहाड़ नीचे देख रहा है, समुद्र में अवलोक रहा है निज महाकार, अपने बड़े स्वरूप को पहाड़ अपने आप को नीचे तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है, पहाड़ तालाब में अपने आप को देख रहा है, और पेड़ आकाश को देख रहे हैं, है ना। ये पेड़ क्या है? ये पेड़ पहाड़ के हृदय से निकले हैं, है ना, इसलिए कहा गया गिरिवर के उर, यानी कि हृदय, गिरिवर यानी कि पहाड़, गिरिवर के उर से उठ करके, पहाड़ के हृदय से ये बड़े बड़े जो पेड़ उठ रहे हैं, इन पेड़ों की बड़ी आकांक्षा है कि ये और ऊंचा उठना चाहते हैं, कि ये आकाश को छूना चाहते हैं, ठीक है। और ये आकाश को, अभी आकाश को छूना चाहते हैं, इनका लक्ष्य आकाश है। तो जैसे अर्जुन की नजर उस चिड़िया की आंख से नहीं हट रही थी, इनकी नजर अपने लक्ष्य से नहीं हट रही है, देख रहे हैं अनिमेष अटल, अनिमेष एकटक अपने लक्ष्य को, आकाश को देख रहे हैं, है ना, अटल, बिना हिले डुले, है ना, कुछ चिंता पर। ऐसा लग रहा है आकाश को देखते देखते ये कुछ चिंता कर रहे हैं, हो सकता है कि हम आकाश को कभी छू पाएंगे या नहीं पाएंगे। हालांकि ये पेड़ पहाड़ पे है तो पहले ही ऊंचाई पे है, उसके ऊपर ऊंचे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये और ऊंचा उठना चाहते हैं। ये जीवन के बारे में, आप चाहे को कितने ही ऊपर उठ जाए, आपको हमेशा और प्रयास करके ऊपर जाना चाहिए। उड़ गया अचानक लोभ उधर, एकदम से वो जो इतना बड़ा पहाड़ था जिसपे हजारों फूल, वो करोड़ों फूल, और वो सहस्त्रों यानी कि हजारों फूल, और हर फूल को आंखें माना गया है, जिससे, है ना, जो नीचे पल रहा था आज उसमें वो फैला है दर्पण विशाल, जिसमें वो देख रहा था, वो उतना बड़ा पहाड़ एकदम से गायब हो गया। कैसे? मैंने बताया ना, पर्वत प्रदेश, है ना, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, कि जब पर्वत प्रदेश में, पहाड़ी इलाकों में बारिश का मौसम होता है तो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, एकदम से प्रकृति बदल जाती है, एकदम से अचानक कहां से न जाने आकाश में इतने सारे बादल आए और उन्होंने पहाड़ को जो है घेर लिया। उड़ गया अचानक लोभ उधर, एकदम से, मानो उड़ गया का मतलब मान चलिए कि एकदम से यहाँ पे गायब हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया। क्या गायब हो गया? एकदम से पहाड़ जो है, भूधर, देखो भूधर, भूधर यानी कि यहाँ पे पहाड़ की बात हो रही है। जैसे गिरिवर पहाड़, गिरी कर यश गा, गिरी, गिरी यानी कि पहाड़, है ना, उसी तरीके से भूधर मतलब भी पहाड़ है। इसको याद करने के लिए देखो आप ऐसे भी रख सकते हैं, भूधर दो शब्द से बना है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और धर का मतलब होता है धारण किया। पृथ्वी ने जिसे धारण किया है ना, पृथ्वी ने पहाड़ों को धारण किया है। जैसे कोई योद्धा जो है वो धनुष धारण करता है, जैसे पृथ्वी ने पहाड़ों को धारण किया, इसलिए इनको भूधर भी कहा जाता है। फड़का अपार पारद के पर, ये थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, इसका आपको हर जगह थोड़ा सा अलग अलग मीनिंग मिलेगा। सरल शब्दों में बताया जाए तो ऐसा लगता है जैसे बादल के पर निकल आए हो, जैसे बादल के पर निकल आए हो, बादल के पंख निकल आए हो, ठीक है। फड़का अपार पारद के पर, मतलब जैसे मानो बादल ने अपने पंखों से ढक लिया हो। मेन बात यहाँ पे जो मेरी समझ में आई वो यही है
कि उड़ गया अचानक लो भूधर की एकदम से क्या होता, अब एकाएक ये जो इतना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा था वो एकदम बदल गया, अचानक से बदल गया। अभी तक ऊपर आपको पता चल रहा होगा वो गिरिवर मतलब वो झरनों के बारे में बात कर रहे थे, वो बड़े बड़े पेड़ों के बारे में बात कर रहे थे जो एकटक आकाश को अनिमेष देख रहे हैं, अटल देख रहे हैं, ये मतलब पेड़ों के झरने के, अब तक फूलों के तालाब की, अब तक वो प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एकदम से ये सब गायब हो गया। अब ना आपको झरना दिख रहा है, ना आपको पेड़ दिख रहे हैं, ना आपको तालाब दिख रहा है, ना आपको फूल दिख रहे हैं, आपको पहाड़ भी नहीं दिख रहा। एकदम से इतने सारे बादल आ गए और पूरे पहाड़ को घेर लिया। अब आप दूर से पहाड़ को देख रहे हो, ऊंचाई से ही, थोड़े वहां दूर कोई दूसरा ऊंचा पहाड़ है, अब वो बादल, अब वो पहाड़ आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, पूरे के पूरे बादलों ने उस पहाड़ को घेर लिया है। तो यहाँ पे अचानक लो, अचानक क्यों, एक तो जो आपको दृश्य दिख रहा था वो पहाड़, झरने, इतने सारे फूल, पेड़, है ना, गिरिवर के मतलब उर से यानी कि हृदय से पेड़ ना, पेड़, ये सब आपको दिखना एकदम से बंद हो गया और पूरे पहाड़ को बादलों से, तो ये दृश्य अचानक जो है बदल गया और अचानक जो है बादलों ने पहाड़ को घेर लिया। फड़का अपार पारत के बर, मानो बादलों के पर आए, बादलों ने अपने पंखों से पूरे पहाड़ को घेर लिया। ठीक है। रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। दोनों लाइन अलग अलग चीजें कह रही हैं, आप पहले सिर्फ एक लाइन को समझिए। हाँ, कलर चेंज करें थोड़ा, पिंक नहीं रेड ले लेते हैं, चलो। रवशेष रह गए हैं निर्झर, रवशेष रह गए हैं निर्झर। रवशेष का मतलब है रव यानी कि आवाज, शेष वही बची है, किसकी आवाज, निर्झर। मैंने बताया था निर्झर शब्द जहां पे भी आया है झरने की बात हो रही है, शेष यानी कि बचा, अब केवल आवाज रह गई है। रव मतलब ये आप समझिए आवाज, शेष मतलब रह गई है, बच गई है, अब केवल आवाज रह गई है, किसकी, झरने की। अब आप समझिए, पहले गिरिवर का मतलब पहाड़ का यश गा करके, कौन ऐसा लग रहा था जब झरने गिर रहे हैं तो उनसे जो ध्वनि निकल रही है ना, वो पहाड़ों का यश गा रहे हैं, तो अब मतलब झरनों की आवाज तो आती है। अब क्या हुआ, झरने दिख रहे थे पहले, पर क्योंकि अब बादलों ने पहाड़ को एकदम से ढक दिया, जो पहले सुंदर दृश्य झरनों का, फूलों का, तालाब का, बड़े बड़े विशाल वृक्षों का, पहाड़ का, ये जो सुंदर दृश्य पहले दिख रहा था, एकदम से अचानक, अचानक शब्द है ऊपर वाली लाइन में, अचानक ये सब परिवर्तित हो गया। अचानक इतने सारे कहीं से बादल आ गए, मानो बादलों के पंख है, मतलब बादल उड़ के ही आएंगे, तो बादलों ने अपने पंख से आए और बादलों ने, अचानक बादलों ने पूरे पहाड़ को घेर लिया। तो अब पूरा पहाड़ घेर लिया यानी कि पहाड़ नहीं दिख रहा। अब पहाड़ नहीं दिख रहा तो पहाड़ के फूल, पेड़, तालाब, झरना कुछ नहीं दिखेगा। तो अब क्या है, पहाड़ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, बस पर पहाड़ों पे जो झरने थे उनकी आवाज अभी भी आ रही है ना। तो अब केवल झरनों की आवाज ही सुनाई दे रही है। अब दूसरी लाइन पे यहां पिंक लेते हैं, है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब क्या है कि एकदम तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, काफी तेज वर्षा होने लगती है, काफी तेज बारिश होना पड़ती है, यानी कि मानो अभी इतने सारे जो बादल है ये खाली मतलब ऐसे ही थोड़ी है कि आए हैं चलो बादल पे थोड़ा बैठ के रुक के चले जाते हैं, एकदम से तेज इन्होंने घमाघम बारिश करनी शुरू कर दी बारिश के ऊपर। है टूट पड़ा भू पर अंबर, होता है ना जैसे कि कई दिनों का कोई भूखा है और उसको आप अचानक से भोजन दो तो भोजन पर टूट पड़ेगा, वैसे मतलब बारिश इतनी तेज हुई एकदम से टूट पड़ा, वही वो कह रहे हैं, है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू का अर्थ यहाँ पृथ्वी है, भूमि से है, अंबर का मतलब यहाँ पे आकाश से है। ठीक है, कि एकदम से आकाश पे के ऊपर ये सब टूट पड़े। किसके बारे में बात हो रही है, बादलों के बारे में। बादल एकदम जोर से बरसने लगे। धस गए धरा में, अब ये चार लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। धस गए धरा में सबे शाल, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि क्या कहा जा रहा है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अब जो आगे की चार लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको साइंटिफिकली थोड़ा गलत वर्ड होगा, लॉजिकली समझना होगा कि क्या हो रहा है। देखिए हम बात कर रहे हैं पर्वत प्रदेश में पावस, पहाड़ी इलाकों में बारिश के सीजन की हम बात कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो उस वक्त बहुत तेज हवाएं भी चलती हैं, तो क्या होता है, जो बड़े बड़े शाल के वृक्ष होते हैं, शाल के वृक्ष काफी ऊंचे होते हैं। देखिए आप इस चीज को समझिएगा, जो वृक्ष जितना ऊंचा है, मैं आपको इसको ड्राइंग के साथ दिखाता हूं तो मे भी शायद आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए जैसे दो केस लेते हैं, एक पेड़ है जो नॉर्मल हाइट का है और एक पेड़ है जो थोड़े ऊंची हाइट का है।
देखिए जो पेड़ जितना छोटा होगा, अब इसका मतलब नहीं कि छोटा सा पौधा है उसमें तो और दम नहीं होगा, मतलब कहने का मेरा अर्थ है कि जो पेड़ नॉर्मल साइज का होगा ना, कितनी भी तेज हवा हो या फिर कितना ही तेज आप ऊपर से बारिश बरसा ले, है ना, बारिश भी हवा के हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी होती है, कितनी ही मोटी मोटी बूंदे, कितना ही आप बारिश बरसा ले, हवा कर ले, ये पेड़ हिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये पेड़ बिल्कुल नहीं हिलेगा, पेड़ के ऊपर प्रभाव तो पड़ेगा, पर पेड़ क्या है, थोड़ा मोड़ा हिलेगा। पर वही वो पेड़ जो ऊंचा है, यानी कि उसकी जड़ नीचे है और वो ऊंचा है, तो उसके हिलने के चांस जो हैं ज्यादा होते हैं, उसके झुकने के चांस जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो ये पेड़ जो है ज्यादा झुकेंगे। अगर तेज हवाएं चलती हैं, तो ये पेड़ जल्दी झुकेंगे। और ऊपर से अगर तेज बारिश भी होने लगती है, तो भी इन पेड़ों पर, ऊंचे पेड़ों पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अब आप समझिए, जब एकदम से तेज बारिश होने लगती है तो शाल के वृक्ष बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो अब तेज हवाओं के कारण, तेज बारिश जब होती है तो बच्चों तेज हवा भी चलती है, तो तेज हवाओं के कारण और ऊपर से तेजी से पानी बरस रहा है, उसके कारण शाल के वृक्ष जो हैं वो थोड़े थोड़े झुक रहे हैं। तो कवि ऐसा मानता है कि ये एकदम से जो इतना सुंदर दृश्य था, एकदम से ये सब एकदम बदल गया, एकदम से इतने सारे बादल आ गए और मानो टूट पड़ा भूपर अंबर, इतनी जोर से बारिश होने लगी कि जो शाल के वृक्ष है ये डर गए, डर के सभय यानी कि भय के सहित, यानी कि भय के साथ, डर के कारण ये शाल के पेड़ झुकने लगे। साथ ही साथ मैं आपको लाइन बाय लाइन भी बताऊंगा, अभी ओवरव्यू बता रहा हूं खाली। साथ ही साथ उठ रहा धुआं जल गया ताल। अभी देखिए, अब मैं आपको साइंस यहां नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक बेसिक फिनोमेना बता देता हूं। फॉग, यहां पे हम कोहरे की बात करेंगे, जिसको फॉग या मिस्ट भी कहा जाता है। देखिए फॉग एक्चुअली क्या होता है, कोहरा क्या होता है, वो कोई गैस नहीं है, वो बस वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो हवा में उड़ रहा है हवा की वजह से। अरे छोड़िए बात, हिंदी के लिए हमको क्या समझना है, देखो हाँ, जब एकदम तेज बारिश होने लगती है तो आपको याद होगा पहाड़ के नीचे एक तालाब भी है, जिसमें अपने हजारों सहस्त्रों सुमन से, अपने हजारों नेत्रों से पहाड़ अवलोक रहा है, निज महाकार, अपने विशाल आकार को बार बार देख रहा है। तो जो तालाब है, तालाब जो पानी है, मैं एक ही बार बताऊंगा, पकड़ लेना, नहीं तो डायरेक्ट मीनिंग बता दूंगा। जो पानी है, पानी के ऊपर की हवा वो ठंडी होती है, क्योंकि वो पानी के ठीक ऊपर है, तो पानी के ठीक ऊपर की हवा जो है वो ठंडी होती है, और ऊपर जाओगे तो हवा का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होता जाएगा। अब जब बारिश होती है बच्चों, तो बारिश जैसे तालाब के पास आती है, तो तालाब के ठीक ऊपर का पानी, क्योंकि तालाब में तो पानी है, तो तालाब के ठीक ऊपर का पानी, माफ कीजिए, तालाब के ठीक ऊपर की हवा, तालाब में पानी है ना, तो पानी के ठीक ऊपर की हवा, तालाब के ठीक ऊपर की हवा नॉर्मल हवा से ज्यादा ठंडी है, तो ये जल्दी से कंडेंसेशन यहां हो जाता है, वो जल्दी से वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेती है, मतलब जल्दी से वहां कोहरा जल्दी हो जाता है। अगर सरल शब्दों में बताया जाए तो एकदम से अगर बारिश होती है, ये नहीं कि बारिश 2 घंटे से चल रही है तो आपको कोहरा नहीं दिखाई देगा, अभी अभी बारिश शुरू हुई है, अभी अभी मानो बारिश शुरू हुई है, एकदम से बारिश होने लगी, तो और ठंडी के मौसम में, बारिश में ठंडी तो होती है, एकदम से अगर कभी बारिश होने लगी तो पहाड़ों के ऊपर आप अक्सर देखेंगे कि जो वाटर बॉडीज हैं, नदी तालाब, उनके आसपास, उनके ऊपर आपको हल्का हल्का कोहरा देखने के लिए मिलेगा, हल्की हल्की धुंध सी छा जाएगी। तो जब तेज़ बारिश होती है तो उसके संयोग से तेज़ हवाएं भी चलती है, मूसलाधार मोटी मोटी बूंद वाली तेज़ बारिश होती है, तो शाल के वृक्ष वर्षा की वजह से झुकने लगते हैं। कवि ऐसा मानते हैं कि मानो वो एकदम से जो अचानक ये जो परिवर्तन हो गया वो भय के कारण, सब है भय के कारण शाल के वृक्ष झुक रहे हैं। फिर कवि ऐसी भी कल्पना करते हैं कि जो तालाब था उसके ऊपर हल्की हल्की धुंध दिखाई दे रही है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं, सर हमें तो पूरा बादल ही नहीं दिख रहा था, माफ़ कीजिए, हमें तो पूरा पहाड़ ही नहीं दिख रहा था बादल की वजह से, तालाब कैसे दिख रहा है? देखिए, जिस एरिया में तालाब था वहाँ से आपको धुंध देखने के लिए मिलती है, और बादल एक जगह स्थिर नहीं है, बादल भी थोड़े थोड़े हिल रहे हैं। तो कवि को जहाँ तालाब था वहाँ से थोड़ा धुंध देखने के लिए मिल रही है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर से दिख रही है कवि को। तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो जल रहा है ताल, ताल यानी कि तालाब, ताल यानी कि वो ताल ठोकने वाली ताल नहीं, ताल यानी कि तालाब। तो तालाब मानो जल रहा है, जैसे कोई भी चीज़ जलती है तो धुआं निकलेगा, तो कवि को लगता है जैसे वो धुंध धुएं की तरह है और तालाब जो है जल रहा है। जो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और यहीं पे कवि को लगता है कि मानो इंद्रदेव स्वयं
जो बादल पे जो मेघ पर सवारी करते हैं, जो है ना भयंकर कठोर वज्र को धारण करते हैं, जो वर्षा को अपने अधीन किए हुए हैं, जो देवराज इंद्र हैं, मानो वो स्वयं बादलों पर बैठकर आए हैं, है ना। वो कह रहे थे ना कि बादलों ने अपने पंखों से बादलों ने घेर लिया, मानो देवराज इंद्र खुद आए हैं। इंद्र खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल का अर्थ है यहाँ पे चमत्कार। मानो देवराज इंद्र क्या कर रहे हैं, देवराज इंद्र यहाँ पे चमत्कार दिखा रहे हैं। वो तो देवराज है, कौन है वो, तो देवराज इंद्र है ना, वो तो देवता है। तो देवता तो चमत्कार दिखाते ही हैं, और वो देवता नहीं, वो तो देवताओं के राजा हैं। देवराज इंद्र चमत्कार दिखा रहे हैं। अब आप एक एक करके भी मीनिंग देख सकते हैं। धस गए धरा में सभे शाल, सभे का मतलब होता है भय के साथ, शाल यानी कि शाल के वृक्ष की बात हो रही है ना। आपके बुक में इसका मीनिंग दिया, एक प्रकार का वृक्ष, शाल के वृक्ष होते हैं। उठ रहा धुआं जल गया तालाब, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्यों ऐसा होता है। तो तालाब के ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी धुंध आ जाती है, तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जल गया ताल, मानो तालाब जल रहा है। अब आप यहाँ पे समझिए, मैंने यहाँ नोट्स भी बनाए थे कि मैं आपको बता पाऊं अच्छे से। देखिए अब अचानक कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि देवराज इंद्र चमत्कार दिखा रहे हैं। अब आप यहाँ दर्शन कीजिए, एकदम से जो पहले इतना सुनहरा दृश्य दिख रहा था, सहस्र दिग्र सुमन फाड़, एकदम से इतने सारे सुंदर फूल, जो हमें झरने दिख रहे थे, जो हमें करधनी के मेघल आकार, करधनी के आकार का पहाड़ दिख रहा था, ये सब एकदम से गायब हो गया, एकदम से, है ना। तो इतने बड़े विशाल को, इतने बड़े बड़े पर्वत को, अरे छोटा सा कोई, अरे जैसे मान लो कि ये ब्लूटूथ का एक हिस्सा है, ये छोटा सा है, इसको गायब करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब आप मेरे को बोलो कि सर ये बोर्ड गायब करके दिखाओ, चलो जैसे वो गायब किया ये बोर्ड गायब करो, वीडियो पॉज करके ही कर सकता हूँ ऐसे संभव नहीं है। तो अब बड़ी चीज को गायब करना कठिन है, तो इतना बड़ा पहाड़ एकदम से गायब हो गया, है ना। अभी सुंदर मौसम था, अभी एकदम से तेज बारिश होने लगी, बड़े बड़े वृक्ष, है ना, वो कौन सा वृक्ष था, शाल के वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष वो झुक गए। तालाब, बोलो पानी में कभी आग लग सकती है, आप बोलोगे सर तेल डाल के लग सकती है, अरे लंबे समय तक नहीं ना, वो तो कंडीशन है तुम्हारी, खैर, पर ऐसे तालाब में आग नहीं लग सकती। बोलो तालाब में आग लग गई, तो ये तो चमत्कार ही है ना। वही वो कह रहे हैं कि तालाब के, हाँ देखो एकदम से दृश्य बदल गए, विशाल पर्वत जो था वो एकदम से, इतना बड़ा पर्वत एकदम से गायब हो गया, पानी के ऊपर यानी कि तालाब जलने लगी और पेड़ झुकने लगे, तो ये तो चमत्कार ही है। तो मान लो कि देवराज इंद्र चमत्कार दिखा रहे हैं, इसलिए कवि को ऐसा लगता है कि धस गए, कि एक तो बारिश की वजह से जो भय के कारण, सभय भय के सहित, भय सभय का अर्थ लिख लीजिए, भय के कारण शाल के वृक्ष झुकने लगे, यो ऐसा प्रतीत होने लगा धुंध के कारण यो मानो तालाब जल रहा है। और कवि को ऐसा लग रहा है, हाँ यहाँ मैंने नहीं बताया था आपको, माफ कीजिएगा, जलदयान का मतलब है बादल रूपी विमान, जलदयान का मतलब है बादल रूपी विमान। अगर आपको शायद थोड़ा सा याद होगा तो मैंने जिक्र किया था कि देवराज इंद्र बादल पर सवार होकर के आते हैं, तो बादल ही उनकी सवारी है। तो जलदयान, जल्दी चलने वाला यान बादल है, जलदयान, देवराज इंद्र बादल पे सवार होके आते हैं। विचर विचर, जलदयान में विचर विचर, विचर विचर का मतलब होता है घूम घूम कर, विचर विचर का मतलब होता है घूम घूम कर, विचरण करना, है ना। वो घूम घूम कर, पूरे बादल में घूम घूम करके बारिश कर रहे हैं और अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। इंद्रजाल है, इंद्र खेलता इंद्रजाल, देवराज इंद्र अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। तो चमत्कार करके उन्होंने पानी में, तालाब में आग लगा दी, चमत्कार करके इतने बड़े पर्वत को अपने सवारी से, अपने बादलों से एकदम से ढक के इतने बड़े पर्वत को उन्होंने गायब कर दिया। बड़े से बड़ा वृक्ष, शाल के वृक्ष छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं, बड़े बड़े वृक्षों को उन्होंने जो है झुकवा दिया। ये देवराज इंद्र का चमत्कार है। तो कवि को लगता है कि देवराज इंद्र यो मानो यहां पर अपना चमत्कार कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है पर्वत प्रदेश में पावस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोयम बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से, और मतलब काफी बहुत अच्छे से समझ में आपको ये पोयम आई होगी, और आप इस पोयम का गूढ़ रहस्य भी समझ पाए होंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, पर मैं ये मानूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स 10, 20, 30, 40, 100, 50 जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस वीडियो से अच्छे से चीज़ों को सीख करके, समझ करके जाए, ताकि कल को कोई आपसे कहे कि आप इस पोयम का मीनिंग बताओ, तो आप सिर्फ वो ना बताओ जो 50 लोग बता रहे हैं, पर वो बताओ जो कोई एक ही बता पाएगा।
या कुछ ही बता पाएंगे। एनीवे स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।